हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में क्या क्या लिखा होता है, तो एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो सबसे पहले बात करेंगे एमसी के बारे में। तो जब एमसी स्टार्ट होती है तो इस सिचुएशन को हम मिनार्च कंडीशन कहते हैं, और फीमेल में ये लगभग 12 साल की एज में एमसी स्टार्ट हो जाती है। और जब एमसी स्टॉप होती है तो इसको हम मीनोपॉज के नाम से जानते हैं, और मीनोपॉज फीमेल में लगभग 50 साल की एज में होता है। और फीमेल अपनी पूरी लाइफ में लगभग 300 से 400 ओवम मतलब के अंडाणु रिलीज करती है। वहीं बात कर लेते हैं मेल की। तो मेल लगभग एक कोइटस में मतलब के एक टाइम में ये 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है, और लगभग 3 से लेकर 5 ml सीमन ये रिलीज करता है। बात कर लेते हैं टाइम ऑफ एमसी। तो एमसी का जो ड्यूरेशन होता है वो लगभग 28 से लेकर 35 दिन का होता है। अब बात कर लेते हैं ओवम और स्पर्म की। ओवम जो होता है वो एक दिन जिंदा रहता है। एक स्पर्म मतलब के शुक्राणु लगभग 2 दिन जिंदा रहता है। तो ये पूरा एमसी साइकिल होता है। एमसी मतलब के मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इस एमसी साइकिल में 7 दिन लगभग ब्लीडिंग फेज के होते हैं, जबकि इसमें ओव्यूलेशन वाला जो पीरियड होता है वो लगभग इसके मिड में होता है। तो यहाँ पर एमसी का जो ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग होता है, जैसे किसी में 28 दिन होता है, किसी में 29 और किसी में 30 दिन। तो अब बात कर लेते हैं भाई ओवम किस दिन रिलीज होगा, उसका कैसे पता लगाया जाए। तो जितना दिन एमसी का होता है उसमें से हमें -14 करना होता है। तो जैसे अगर किसी फीमेल का एमसी का ड्यूरेशन अगर 28 दिन का होता है तो उसमें से 14 कम कर देने होते हैं। अगर 29 दिन का है तब भी 14 कम करिएगा, और 30 दिन का है तब भी 14 कम करिएगा। तो यहाँ पर देखिए 28 - 14, 29 - 14, 30 - 14। तो यहाँ पर देखिए 14 बचेगा, और यहाँ पर 15 बचेगा, और यहाँ पर 16। तो यहाँ पर 14वें दिन ओवम रिलीज होगा, और यहाँ 15वें दिन ओवम रिलीज होगा, यहाँ पर 16वें दिन ओवम रिलीज होगा। अब बात कर लेते हैं जेस्टेशन पीरियड के बारे में। तो जेस्टेशन पीरियड मतलब के गर्भधारण काल, तो इसका जो टाइम होता है वो 40 वीक का होता है, मतलब कि 40 सप्ताह का होता है। लेकिन यहीं कुछ बुक्स में लिखा है 38 वीक और कुछ बुक्स में लिखा है 40 वीक, लेकिन जो करेक्ट है वो 40 वीक है। तो यहाँ पर स्पर्म और एग जो है फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट ब्लास्टोसाइट में कन्वर्ट होके इम्प्लांट हो जाता है, फिर उसके बाद में एम्ब्रियो बनता है, फिर बनता है फीटस। तो यहाँ पर जाइगोट से लेकर 8 वीक तक के बच्चे को यहाँ पर एम्ब्रियो कहा जाता है, और 9 वीक से लेकर जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता इस सिचुएशन को हम फीटस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 9 वीक से लेकर बर्थ टाइम तक बच्चे को फीटस कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जान लेते हैं कि अभी रिपोर्ट्स देखकर कैसे पता लगाया जाए कि कितने दिन बाद डिलीवरी होगी। तो जैसे कि हम जानते हैं ह्यूमन का जो जेस्टेशन पीरियड होता है मतलब कि गर्भधारण काल वो 9 महीने 7 दिन का होता है, मतलब कि 40 वीक। अगर डेज में बात करें तो ये होगा 280 दिन। तो ये जेस्टेशन पीरियड होता है। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब कि गर्भधारण काल को हम जेस्टेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। यहाँ एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दे रखी है, इसमें लिखा है जेस्टेशन पीरियड जो है 7 वीक 2 दिन का है। तो यहाँ पर अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप कैसे बताएंगे कि डिलीवरी की एग्जैक्ट डेट क्या होगी। तो इसके लिए हमें पता होने चाहिए एमसी साइकिल के बारे में। तो किसी किसी फीमेल में एमसी का जो ड्यूरेशन होता है वो 28 दिन का होता है, किसी किसी में 25 दिन भी हो सकता है, और 30 दिन भी हो सकता है, 31 दिन भी हो सकता है, 32 दिन भी हो सकता है। तो इसको हम एक रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, और वो रेफरेंस लेवल है 28 दिन का। तो हमें यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन करने के लिए ये पता होने चाहिए कि लास्ट टाइम जो ब्लीडिंग हुई थी उसका पहला दिन कौन सा था। अगर सपोज दैट लास्ट टाइम जो ब्लीडिंग हुई थी लेडी को उसका पहला दिन 1 जनवरी 2023 था, और उसकी जो एमसी साइकिल है वो 28 दिन की है। तो यहाँ पर देखिए 9 महीने 7 दिन ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2023 में अगर हम 9 महीने 7 दिन ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर डिलीवरी डेट आ जाती है, और डिलीवरी डेट क्या होगी, ये होगी 7 अक्टूबर 2023। और यही देखिए अगर किसी लेडी की जो एमसी है वो 25 दिन की है तो यहाँ पर रेफरेंस लेवल जो है वो 28 है।
तो 28 में से देखिए कितने कम करने हैं, यहाँ पर 3 कम करने हैं। तो जो 7 अक्टूबर 2023 को डिलीवरी डेट थी, अब वो 4 अक्टूबर 2023 को डिलीवरी डेट हो गई। यहीं अगर देखिए एमसी किसी लेडी की वो 30 दिन की है, तो यहाँ पर देखिए 2 दिन हमें और ऐड करने हैं, क्योंकि जो रेफरेंस लेवल है वो है 28 दिन का। तो यहाँ पर अब जो डिलीवरी डेट होगी वो 9 अक्टूबर 2023 को होगी। तो डिलीवरी डेट को हम रिपोर्ट के द्वारा भी बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए जेस्टेशन पीरियड 7 वीक 2 दिन का है, जबकि हम जानते हैं फीमेल का जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 40 वीक का होता है। तो 40 वीक में से यहाँ पर 7 वीक 2 दिन कम कर देने हैं। तो यहाँ पर जितना वीक और जितना दिन बचेगा उतने ही दिन बाद जो है डिलीवरी होगी। तो यहाँ पर 40 वीक में से -7 वीक प्लस 2 डेज अगर हम करते हैं तो यहाँ पर बचता है 32 वीक प्लस 5 डेज। तो इतने दिन बाद जो है डिलीवरी होगी। तो यहाँ पर देखिए अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में कौन कौन से पॉइंट्स गिवन होते हैं। यहाँ पर प्रेजेंटेशन होती है, फोइटस हार्ट एक्टिविटी होती है, लिक्विड लेवल होता है, प्लेसेंटा का ग्रेड होता है कि कौन से ग्रेड का प्लेसेंटा होता है, जेस्टेशन एज के बारे में लिखा होता है और फीटस वेट लिखा होता है। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में होता है फीटल बायोमेट्री। फीटल बायोमेट्री में बीपीडी, एसी और एफएल के बारे में दिया होता है। तो यहाँ पर कितने वीक का अगर फीटस है तो उसकी बाइपेराइटल डायमीटर क्या होगा और एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस क्या होगा, फीमर की लेंथ कितनी होगी, ये सब डिस्कस करते हैं फीटल बायोमेट्री में। तो चलिए 1 बाय 1 करके इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं डबल ब्लेब साइन के बारे में। तो डबल ब्लेब साइन क्या होता है। तो सबसे पहले एम्ब्रियो का पता जो है डबल ब्लेब साइन से ही लग जाता है। तो ये अर्लीस्ट एविडेंस होता है एम्ब्रियो का, और ये लगभग 2 वीक की प्रेगनेंसी के बाद ही फाइंड आउट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए डबल ब्लेब साइन का क्या मतलब होता है। यहाँ पर देखिए 2 ब्लेब देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पहला ब्लेब होता है एमनियोटिक सैक का और दूसरा ब्लेब होता है यॉर्क सैक का। तो एमनियोटिक और यॉर्क सैक ये दोनों के दोनों एम्ब्रियोनिक डिस्क से अटैच रहते हैं। तो यहाँ पर एक बात और नोट करने की होती है, जो यहाँ पर पहला अल्ट्रासाउंड होता है वो लगभग 7 वीक से लेकर 8 वीक की जेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी के दौरान कराना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 से लेकर 8 वीक में फीटस की हार्ट रेट और फीटस की लेंथ मतलब कि CRL क्राउन टू रंप लेंथ के बारे में पता चल जाता है। चलिए इन रिपोर्ट्स के एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं पोजीशन ऑफ फीटस। तो फीटस की यूटेरस मतलब कि बच्चेदानी में क्या पोजीशन है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारी रिपोर्ट में है सिफेलिक। सिफेलिक मतलब होता है सर। अगर बच्चे का सर बच्चेदानी के मुंह की तरफ है तो इस सिचुएशन को हम सिफेलिक पोजीशन के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पर फीटस मतलब कि बच्चे का सर अगर बच्चेदानी के मुंह के एंटी है मतलब के अपोजिट है तो इसको हम ब्रीच पोजीशन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर अगर बच्चा तिरछा है तो इसको हम ऑब्लिक पोजीशन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर बच्चा अगर एक्स एक्सिस में है मतलब कि ट्रांसवर्स पोजीशन में है तो इसको हम ट्रांसवर्स पोजीशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फीटल हार्ट रेट के बारे में। तो फीटल हार्ट रेट क्या होती है। तो जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है वो लगभग 120 से लेकर 160 बीट पर मिनट होती है। तो यहाँ पर रिपोर्ट में दे रखा है देखिए 149 बीट पर मिनट। तो 149 मतलब कि 149 बीट पर मिनट जो कि नॉर्मल सिचुएशन में ये हार्ट रेट कंसीडर की जाती है। और यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, अगर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में फीटस की जो हार्ट रेट है वो 140 से कम है तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो बच्चा होने वाला है वो बॉय मतलब कि लड़का पैदा होने वाला है। जबकि अगर फीटस की जो हार्ट रेट होती है वो 140 बीट पर मिनट से ज़्यादा होती है तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो बेबी पैदा होने वाला है वो लड़की पैदा होने वाली है। लेकिन ये दोनों ही केस केवल और केवल एजम्पशन है, इसको सिर्फ और सिर्फ एज्यूम किया गया है, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। क्योंकि देखिए क्योंकि ये वाली जो रिपोर्ट है इसमें फीटल हार्ट रेट जो है वो 149 है मतलब कि 140 से ये ज़्यादा है। तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बच्चा पैदा होने वाला था वो लड़की पैदा होनी थी, लेकिन इस रिपोर्ट का जो प्रोडक्ट है वो
लड़का है। तो यहाँ पर ये बातें केवल और केवल मिथ होती हैं, इसका कोई जो है प्रूव नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एएफआई। एएफआई मतलब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। तो जो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है वो 8 से लेकर 20 सीएमएस होता है। यहाँ पर रिपोर्ट में दे रखा है, देखिए एएफआई के बारे में कि एडिक्वेट एएफआई इज 15.7 सीएमएस। तो ये जो डेटा है वो इस नॉर्मल रेंज में आता है, तो इसका मतलब यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो नॉर्मल है। तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? जो एमनियोटिक सैक होता है जहाँ पर बच्चा होता है, तो उस पाउच में एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। तो ये फ्लूइड बच्चे को डेसिकेट होने से बचाता है और ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, मतलब कि बच्चे को कोई ज़्यादा झटका ना लगे और बच्चे की जो स्किन वगैरह है ये सूख ना जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लेसेंटा और इसके ग्रेड के बारे में। तो यहाँ पर बच्चा बच्चेदानी से एक फिजिकल कांटेक्ट बनाता है जिसको हम प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। तो ये रहा देखिए प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा के बारे में। तो मेनली यहाँ पर देखिए 4 टाइप के प्लेसेंटा पाए जाते हैं। पहला है एंटीरियर प्लेसेंटा, दूसरा है पोस्टीरियर प्लेसेंटा, तीसरा है फंडल प्लेसेंटा और चौथा है प्लेसेंटा प्रीविया। तो यहाँ पर अगर प्लेसेंटा माँ के पेट की तरफ है तो इसको एंटीरियर प्लेसेंटा बोलेंगे, और यहाँ पर अगर प्लेसेंटा माँ की कमर की तरफ है मतलब कि बैक साइड की तरफ है तो इसको हम पोस्टीरियर प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, और ये प्लेसेंटा माँ के पेट के ऊपर की तरफ है तो इसको हम फंडल प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, और ये प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह की तरफ है तो इसको हम प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक और मिथ देखने को मिलता है, यहाँ पर एक और मिथ देखने को मिलता है। अगर प्लेसेंटा की पोजीशन पोस्टीरियर होती है तो जो बच्चा पैदा होने वाला है वो लड़का पैदा होता है। अगर यही प्लेसेंटा एंटीरियर प्लेसेंटा होता है मतलब कि माँ के पेट की तरफ ये प्लेसेंटा होता है तो बच्चा जो पैदा होने वाला है वो गर्ल पैदा होती है, मतलब कि लड़की पैदा होती है। लेकिन इस बात का भी कोई एविडेंस नहीं होता है। ये दोनों ही पॉइंट सिर्फ और सिर्फ कहने वाली बातें होती हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इन तीनों सिचुएशन में सबसे खतरनाक सिचुएशन कौन सी होती है जिसमें LSCS कराना पड़ता है, मतलब कि सर्जरी से जो है बच्चा पैदा होता है। तो लगभग इन 3 सिचुएशन में जो बच्चा पैदा होने वाला है वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता है। लेकिन देखिए प्लेसेंटा प्रीविया में, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में मोस्टली केसेस में LSCS कराना पड़ता है, मतलब कि ऑपरेट कराना पड़ता है। और यही बात कर लेते हैं प्लेसेंटा के ग्रेड के बारे में। तो प्लेसेंटा की मेनली 4 ग्रेड पाई जाती हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड। तो यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड में जो डिलीवरी होती है वो लगभग नॉर्मल होती है, जबकि बात कर लेते हैं ग्रेड थर्ड और ग्रेड फोर्थ में। तो ये जो सिचुएशन होती है ग्रेड थर्ड और ग्रेड फोर्थ की, यहाँ पर लगभग ऑपरेशन ही कराना होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो प्लेसेंटा है ये बच्चेदानी का मुंह बंद कर देता है। तो इसी कारण यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फीटल बायोमेट्री के बारे में। तो यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट दे रखे हैं। पहला है बाइपैराइटल डायमीटर, दूसरा है हेड सर्कमफ्रेंस, तीसरा है एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, चौथा है फीमोरल लेंथ। तो यहाँ पर बाइपैराइटल डायमीटर क्या होता है जिसको हम BPD के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बाइपैराइटल डायमीटर में फीटस का जो सर होता है उसके डायमीटर को मेजर किया जाता है। वही नेक्स्ट पॉइंट HC मतलब कि हेड सर्कमफ्रेंस। तो फीटस का जो सर होता है उसके चारों तरफ से यहाँ पर देखिए इसको माप लिया जाता है जिसको हम हेड सर्कमफ्रेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पर जो बच्चे का पेट रीजन होता है उसको जो है चारों तरफ से माप लिया जाता है जिसको हम एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फीमोरल लेंथ। तो यहाँ पर फीमर हड्डी जो होती है इसकी लेंथ को जो है मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है लेंथ ऑफ फीटस मतलब कि बच्चे की लेंथ। तो बच्चे की लेंथ को जो है CRL से मापा जाता है। CRL मतलब होता है क्राउन रम्प लेंथ। क्राउन मतलब होता है देखिए सर, रम्प मतलब होता है टेल मतलब कि पूंछ। तो सर से लेकर पूंछ तक की जो लेंथ होती है उसको हम
CRL के नाम से जानते हैं। CRL मतलब क्राउन रम लेंथ। ओके।